हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का। राइट, यानी कि आज से अपना चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो नई उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे से सबको समझ आएगा। राइट, हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन करेंगे और दूसरी एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जो कि होगी करंट डेंसिटी। राइट, तो करंट डेंसिटी कहाँ पे यूज़फुल होती है और उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये चैप्टर जो है उसका थोड़ा सा पोर्शन या ऐसा मान लो कि मोस्ट ऑफ पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन इसलिए बोल रहा हूँ कि अब डिटेल में नहीं स्टडी किया है, स्टैंडर्ड 10th में आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 1, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी। पहले मैं यहाँ पे टाइटल लगा दूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बार आप सोचो कि अगर हमारी लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बिजली चली जाए, बिजली ना हो तो हमारा क्या हाल होगा। ओके, तो बखूबी आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में करंट का कितना इम्पोर्टेंस है। राइट, इसीलिए हम यहाँ पे करंट डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह फ्लो करता है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर मैं आपको सोर्स के जरिए बताऊं तो इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पे दो सोर्स हैं। सोर्स के हिसाब से दो टाइप होते हैं, सॉरी दो सोर्स नहीं है, सोर्स के हिसाब से दो टाइप है। पहला तो एसी करंट और दूसरा डीसी करंट। डीसी करंट जो है वो क्या होगा, डीसी करंट हमारी बैटरी प्रोवाइड करेगी जो हम लर्न करने वाले हैं, और एसी करंट वो हमारा जनरेटर प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट, जो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। राइट, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अभी जो भी हम डिस्कशन करेंगे वो शेल बैटरी में से निकलने वाला जो करंट होगा उसकी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बना देता हूँ। कंडक्टर बना के थोड़ा बेसिक हम डिस्कस करते हैं, जो कि चैप्टर 1-2 से हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो किस तरह से अब आगे बढ़ेगी, उसका थोड़ा बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। ओके, हमने पहले चार्ज के बारे में स्टडी करा चैप्टर नंबर 1-2 में। ओके, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे हो, अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे हो तो हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, अगर हमारा चार्ज मोशन में आ जाए, जो कि अब मोशन में आएगा जब हम कंडक्टर के दोनों पॉइंट पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, शेल कनेक्ट करेंगे। राइट, तो अगर हमारा चार्ज मोशन में आ जाए और वही मोशन अगर कांस्टेंट हो, यानी कि चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और अगर यह मोशन वेरिएबल रहा तो यह प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन फिलहाल हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कशन, कि इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से यहाँ पे मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, उसका यूनिट क्या है। राइट, और करंट डेंसिटी क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है। ओके, क्योंकि ये सब हमें आइडिया आएगा तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जरिए पूरा ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ओके, पहले हम ओम्स लॉ कर लेंगे, ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टिविटी करेंगे, और फिर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जरिए आपको बताऊंगा कि ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने किस तरह से सोचा था ओम्स लॉ के लिए। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। राइट, लेकिन यहां पे अब हम क्या कर लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं यहां पे। ओके, और हम क्या करते हैं, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं,
यहाँ पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, शेल कनेक्ट कर दिया है, तो ये अपना शेल रहेगा जिसका वोल्टेज V है। V पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चार्ज निकलेगा, ऐसा मान लो आप। ओके, तो ये हमारा डायरेक्शन रहेगा करंट का, यही हमारा डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, हमने ये चीज लर्न करी थी कि जब तक हम कंडक्टर के अक्रॉस कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तब तक उसके अंदर जो चार्जेस रहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, राइट। क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रैंडम होगा। ओके, इसीलिए जो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कंडक्टर के अंदर, वो क्या बनेगी? जीरो। इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कंडक्टिंग मटेरियल की, कि कोई भी कंडक्टर हो, जब उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ओके, यानी कि अब तक हम जो भी स्टडी कर रहे थे वो रुके हुए चार्ज का कर रहे थे, चार्ज जब मोशन नहीं करते तब कर रहे थे, लेकिन अब हम चार्ज को मोशन कराएंगे, चार्ज को धक्का देंगे, राइट। कौन धक्का देगा? बैटरी। बैटरी क्या करेगी? चार्ज को मोशन कराएगी। ओके, बैटरी यहां से सप्लाई नहीं करेगी, बैटरी इस तरह से पूरा चार्ज को फ्लो कराएगी, राइट। क्योंकि उसी बैटरी को हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज भी कर सकते हैं। ओके, शेल है हमारा यहाँ पे। ओके, तो आपको भी ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड के साथ, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स के साथ, बैटरी के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं करते, तब तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहता है। ओके, अब जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट करी, क्या होगा कि यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, इस तरफ अपना चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया per unit time is called electric current। यहां पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। ये जो क्रॉस सेक्शन है, राइट, मान लो अपने पास ये सिलेंडर है, तो यहां हम बात करेंगे ऑलवेज क्रॉस सेक्शन की, कि क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें, कितना चार्ज फ्लो करा कितने टाइम में, तब हम उसको क्या बता पाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट कितना है वो बता पाएंगे। यहाँ पे ये एवरेज करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट विच इज एवरेज करंट। यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एवरेज करंट मिलेगा क्रॉस सेक्शन में से, राइट। यहाँ पे क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना यहाँ पे चार्जेस पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एवरेज करंट से। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, और कि जब भी मैं यहाँ पे एक और छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आए। यहाँ क्लैरिटी आपको यह आनी चाहिए कि जब भी पॉजिटिव चार्जेस मोशन करेंगे तो वो किस तरफ मोशन करेंगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको याद रखना है, क्योंकि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज को अगर फोर्स लगेगा तो किस तरफ फोर्स लगेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगी तो इस तरफ फोर्स लगेगा, राइट। और अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन होगा, क्यू चार्ज होगा, तो उसको फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट। उसको फोर्स लगेगा इस तरफ माइनस क्यू ई जितना, और इसको फोर्स लगेगा इस तरफ प्लस क्यू ई जितना, राइट। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी हुई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज अपना ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। ओके, और अगर हमारा नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज फ्लो ऑलवेज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू
हायर पोटेंशियल, राइट। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ तो वो क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और अगर हमारा चार्ज यहां पे नेगेटिव रहा, बैटरी तो हम उसी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हमारा चार्ज यहां पे नेगेटिव रहा तो वो इस तरफ मोशन करेगा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। लेकिन कन्वेक्शनल करंट ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेक्शनल डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हम ऑलवेज ऐसा लेंगे कि बैटरी के प्लस में से करंट निकल रहा है, राइट। अगर प्लस में एंटर कर रहा होगा तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही होगी। ये सारी बातें बैटरी की हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी आपको बस इतना आइडिया रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेंगे तो इस तरह से कभी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास करेंगे तो इसी तरफ करेंगे, इस तरफ करेंगे, राइट, इस तरफ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यहां तो मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा था कि क्रॉस सेक्शन में से पास करते हैं, राइट। यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ फ्लो करेंगे। ओके, तो ये आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसीलिए मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए आपको यहां लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज होगा दैट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, राइट। लेकिन हम कन्वेक्शनल डायरेक्शन कौन सी मानेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम यही अभी अज्यूम करके चलेंगे कि करंट हमारा ऑलवेज पॉजिटिव से लेके नेगेटिव जाता है, लेकिन वो कन्वेक्शनल डायरेक्शन है, हमने मानी हुई डायरेक्शन है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक करंट के अलोंग मोशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग करेंगे, राइट। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ है उसके अपोजिट ट्रैवल करेंगे, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का है, यानी ये बैटरी पॉजिटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मूविंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये चीज आपको आइडिया आई है। अब हम देखो वापस एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज इसमें बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो हमें नहीं देखनी है, हमें यहाँ पे बस इतना देखना है कि करंट हमारा जो फ्लो करेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी फ्लो करेगा आउटसाइड। ओके, यानी कि शेल की आउटसाइड की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो आपको यही कन्वेक्शनल डायरेक्शन याद रखनी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव। ओके, तो ये चीज आपको, ये तो मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए बताया कि ये सारी चीजें होती है जो आपको माइंड में होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों में अंतर क्या है। ये मैंने जो लिखा है डेफिनेशन, ये एवरेज करंट की है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रॉसिंग पर क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज द एवरेज करंट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट आता है वो यूनिट क्या आता है, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल भी किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और ये चीज़ सभी चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, जो कि हमारा थोड़ा बेसिक था जो हमने डिस्कस करा है। ओके, अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट इस तरफ लिया है तो इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट का हमारा जो डेफिनेशन आएगा, एवरेज क्या आएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, इन पर यूनिट टाइम। ओके, कितने टाइम इंटरवल में, मान लो कि यहां से इस क्रॉस सेक्शन की तरफ गए इलेक्ट्रॉन, तो कितने टाइम में गए। ओके, तो टाइम इंटरवल अगर हम नोट करें और चार्ज कितने गए वो नोट करें तो हमें एवरेज करंट मिलेगा, राइट। तो ये अपने एवरेज करंट की फॉर्मूला है। अगर इसी एवरेज करंट में हम यहां पे लिमिट रख दें तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट की हम अगर डेफिनेशन लिखें तो हमें लिमिट लेनी पड़ेगी। अगर एवरेज में हम लिमिट ले लें
तो क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जिस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था चैप्टर नंबर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, राइट, एनसीईआरटी चेंज हो गई है तो चैप्टर भी आपका चेंज हो गया है, इसीलिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ा था आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही चीज है, राइट। जितना हम टाइम इंटरवल शॉर्ट लेंगे यहाँ पे तब हमारा अब इंस्टेंटेनियस करंट हमें मिलेगा डी क्यू बाई डी टी। यानी कि अब जब भी आपको सिर्फ करंट बताएं तो यही होगा, इंस्टेंटेनियस ही होगा। बार बार हमें इंस्टेंटेनियस बोलना भी नहीं है और उसको लिखना भी नहीं है। जब भी बोलेंगे करंट यानी करंट एट दैट टाइम, ओके, पर्टिकुलर टाइम पे करंट होगा तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस ही कहलाएगा। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये अपना होगा एवरेज करंट और ये अपना होगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब हमें एवरेज करंट का फॉर्मूला यूज करना है और कब हमें इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला यूज करना है। और इसके ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में वो भी डिराइव कर सकते हैं, राइट। मान लो कि अगर dt को हम ऊपर ले आए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा I dt इज इक्वल टू डी क्यू, ओके। अब थोड़ा थोड़ा चार्ज अगर यहाँ पे मोशन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा चार्ज मोशन कर रहा है, अगर थोड़ा थोड़ा चार्ज यहाँ पे हमारा मोशन करेगा तो ये पूरी प्रोसेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इट ऑन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू, इस तरह से हम लिख देंगे। और इंटीग्रेशन डी क्यू हमारा क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई डी टी, ओके। तो अगर आपको चार्ज फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आइडिया आनी चाहिए कि अगर चार्ज फाइंड करना है तो हम आई अगर वेरिएबल बता रखा होगा तो हम उसकी वैल्यू रख के उसको सॉल्व करेंगे। मान लो अगर आई वेरिएबल नहीं है, अगर आई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट ले लेंगे उसको, कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन डी टी क्या हो जाएगा टी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो कि हमने 10th लेवल पे एकदम बेसिक लर्न करा था, चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कब, जब डायरेक्टली हमारा यहाँ पे करंट कांस्टेंट बता रखा हो तो हम ये यूज कर सकते हैं चार्ज फाइंड करने के लिए, ओके। लेकिन जब जब भी हमारा अगर करंट वेरिएबल होगा, ओके, तब हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हम ले सकते हैं अगर हमारा करंट कांस्टेंट है तभी हम उसको बाहर निकालेंगे और फिर इंटीग्रेशन डी टी करके टी कर देंगे तो हमारा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी बन जाएगा, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो जब भी हमें क्वेश्चन में क्यू बता रखा हो और आई पूछा हो, हमें क्वेश्चन में क्यू बता रखा हो, ये गिवन हो, और आई हमें पूछा हो फाइंड करने का हो, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, डिफरेंशिएशन। ये चीज आपको थोड़ी माइंड में रखनी है कि जब भी हमें चार्ज बता रखा हो और हमें पूछ ले करंट तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब यही होता है कि सपोज कर लो यहाँ पे हमें ग्राफ बता रखा है क्यू बाई टी का, ओके, और अगर मैं यहाँ पे स्लोप लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज करंट मिलेगा, क्योंकि यहां एक वैल्यू मिलेगी, यहां एक वैल्यू मिलेगी, राइट, Q2 Q1 T1 T2। तो अगर ये स्लोप हम ले लेते हैं tan थीटा, राइट, तो tan थीटा यहाँ ए बी सी हम ले लेते हैं, तो tan थीटा क्या आएगा, ए बी अपॉन सी बी, राइट। तो ए बी अपना क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो यहाँ जो हमें मिलेगा tan थीटा क्या बताएगा, एवरेज करंट। यानी जब भी ग्राफ हमारा Q वर्सेस T का हो तो एवरेज करंट हमें शो करता है, क्या शो करता है, एवरेज करंट हमें ये स्लोप शो करता है। तो जो भी हमारा स्लोप बनेगा यहाँ पे वो एवरेज करंट कहलाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो ग्राफ के जरिए, राइट। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें Q बता रखा हो और I फाइंड करना हो तो हम सीधे से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके डी क्यू बाई डी टी करके फाइंड कर लेंगे, राइट। लेकिन जब उल्टा हो, आई बता रखा हो और क्यू पूछा हो, इस तरह से आई बता रखा होगा और क्यू पूछा होगा, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन आई डी टी, राइट। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आई बता रखा हो और क्यू पूछा हो तब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ओके। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको बेसिक थोड़ा ध्यान रखना है कि जब भी Q गिवन हो
और आई पूछा हो तब डिफरेंशिएट करेंगे, और आई गिवन हो और क्यू पूछा हो, ये गिवन होगा, आई हमारा गिवन होगा और क्यू हमें फाइंड करना होगा, तब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो थोड़ा बेसिक हम यहाँ देख लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, फिर हम उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये अपना फॉर्मूला है। अगर एवरेज हो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये अपना एवरेज हो जाएगा। अगर इंस्टेंटेनियस हो तो डी क्यू बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस, राइट। उसका यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा उसका यूनिट अपना आएगा कूलम पर सेकेंड। ओके, और ऐसा यूनिट उसका हम ले लेंगे एम्पियर। ओके, एम्पियर के ऑनर में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट रखा गया है एम्पियर, राइट। तो बट ऑब्वियसली उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वो ऐसा ही यूनिट है, 7 फंडामेंटल बेसिक जो यूनिट है उसके अंदर आता है, इसलिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपना हो जाएगा यहाँ पे A1, या हम ऐसा लिखें M0 L0 T0 A1। मास का, लेंथ का, टाइम का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कूलम यानी क्या हो जाएगा A1 T1, और सेकेंड यानी टाइम, तो टाइम पैरामीटर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बचेगा A1, तो M0 L0 T0 A1। तो ये अपना क्या हो जाएगा, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा जो कि क्या आएगा A1। तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर लेंगे यहाँ पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आता है कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि उसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो स्केलर क्वांटिटी कैसे हुई। तो स्केलर क्वांटिटी इसी वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे जो लॉ लगेंगे एडिशन के लॉ, वो अपने एल्जेब्रा के जो लॉ है वही लगेंगे, वेक्टर के लॉ नहीं लगेंगे, नॉर्मल जो लॉ है वही लगेंगे। ओके, यानी कि मान लो यहाँ से 12 एम्पियर करंट आ रहा है, हम सिंपल वैल्यू लेते हैं, सपोज यहाँ से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, हम ऐसे लेते हैं तो आपको प्रॉपर्ली बताता हूं मैं। 3 एम्पियर करंट आ रहा है जे डायरेक्शन में, और माइनस आई में मान लो 4 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, तो भी यहां जो मिलेगा टोटल वो 7 एम्पियर ही मिलेगा, राइट। अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो 3 माइनस 3 जे कैप माइनस 4 आई कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आता करंट का, अगर वेक्टर होता तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 25 पाई आता। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। चाहे कितने भी एंगल पे आ रहा हो, 90 पे आ रहा हो, 30 पे आ रहा हो, 20 एंगल पे आ रहा हो, वो 7 ही बनेगा। यानी नॉर्मल नंबर के रूल्स जिस तरह से वर्क करते हैं ये भी उसी तरह से वर्क करेगा। इसीलिए देखो सिंपल सी बात है कि करंट कहाँ फ्लो करेगा, जहाँ वायर होगा वहां पे, राइट। वायर जहाँ जहाँ होगा वहां करंट फ्लो करेगा, वायर जहाँ नहीं होगा वहां नहीं फ्लो करेगा। हाँ, अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो फ्लो नहीं करेगा, तो बात और हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे 3 टाइप के मटेरियल्स आते हैं, उसमें 2 मेजर हम कंडक्टर और इंसुलेटर स्टडी करते हैं। सेमीकंडक्टर हम पूरा अलग से चैप्टर नंबर 14 में स्टडी करेंगे, लेकिन जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं उन्हें हमें कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे हमारे गुड कंडक्टर्स हैं, राइट। इसमें सबसे गुड कंडक्टर्स हमारा कौन सा कहलाता है, सिल्वर नहीं, सिल्वर एक्सपेंसिव है और मेल्टिंग पॉइंट लो, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कॉपर का वायर यूज करेंगे, राइट। तो इन सब मटेरियल ये जो हमारे हैं वो गुड कंडक्टर्स कहलाएंगे, और कंडक्टर्स में ही हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और हमें करंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये डिस्कशन हमने की एवरेज करंट की, इंस्टेंटेनियस करंट की, किस तरह से हम चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज बता रखा हो तो करंट कैसे निकालते हैं, करंट बता रखा हो तो चार्ज कैसे निकालते हैं, और ये सारी बेसिक चीज़ें कि उसका यूनिट क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारी बातें जो थी हमारी बेसिक सी बातें थी। ओके, अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करते हैं, जो न्यूमेरिकल किस तरह से हम ये दोनों का यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं।
और यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिख के आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है, क्योंकि एमसीक्यू जब आएंगे तब हमें इस चीज़ को यूज़ करना हमें आना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, राइट। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला किस तरह से वर्क करता है, अभी जब भी आपको करंट बोलेंगे तो वो करंट कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस ही रहेगा, राइट। तो ये चीज़ आपको थोड़ी आइडिया रहनी चाहिए। ओके, ये सारे फॉर्मूला को हमने मिटा दिया है, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि आपको याद रह ही चुके हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स मैं आपको डायरेक्टली बता रखा हूँ और वैल्यू बताता हूँ। पहले हम करते हैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्म। मान लो करंट बता रखा हो 2t प्लस 3t स्क्वायर। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। और हमें फाइंड करना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहाँ पे, 10 कूलम, बी 12 कूलम, 22 कूलम, डी 24 कूलम। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे कि हमारा करंट यहाँ बता रखा है I इज इक्वल टू 2t। सपोज क्या करना बता ही रखा है। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे करंट हम लिख सकते हैं dq बाई dt। ओके, dq बाई dt 2t प्लस 3t स्क्वायर। और अगर ये dt हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन यहाँ कर लेते हैं तो इंटीग्रेटिंग it on both sides, integration dq is equal to 2t plus 3t square dt, राइट। इस तरह से हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमें लिमिट बता रखी है यहाँ पे 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के लिए। इंटीग्रेशन dq क्या होगा अपना, q यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2। तो फॉर्मूला हमें पता है x रेस टू n dx, यानी x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके पावर की n+1 डिवाइड बाई n+1, राइट। तो यहाँ पे 2t रेस टू 1 है तो 2 1+1 अपॉन 1+1 3, 2+1 अपॉन 2+1 हो जाएगा 1 से 2। तो q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3t क्यूब डिवाइड बाई 3 1 2 2। ओके, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब 1 से 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो पहले हमें दोनों जगह पे पुट करना होता है अपर लिमिट। तो पहले हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, फिर माइनस करना होगा और एक और ब्रैकेट यहाँ पे आपको करना है, वरना यहाँ मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, q इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 1, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या बना, 10 कूलम। यहाँ पे हमारा आंसर आया 10 कूलम। ओके फ्रेंड्स, मैं एक आपको चीज दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमें चार्ज बता रखा होता, यहाँ पे हमें चार्ज बता रखा होता और 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक हमें पूछते एवरेज करंट। तो एवरेज करंट हम किस तरह से निकालते, अगर इसी क्वेश्चन के लिए क्यों बता रखा है ये, तो एवरेज करंट हमें निकालना होता तो पहले हम क्या करते, t इज इक्वल टू 1 रखते इसमें, तो हमें q1 मिलता। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 1, तो यहाँ मिलता हमें 5 कूलम चार्ज। यानी 1 सेकेंड के लिए हमें जो चार्ज मिला वो कितना मिला, 5 कूलम, राइट। अब देखो अगर हम यहाँ 2 रखते हैं 2 सेकेंड, तो 2 2 सा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 सा 12, राइट। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 सा 12, 12 प्लस 4 16 कूलम। तो ये हमारे मिल जाता 16 कूलम। तो अब हमारा एवरेज करंट यहाँ आप इस तरह से पता कर पाते, Q2 माइनस Q1 अपन T2 माइनस T1। तो Q2 अपने पास 16 माइनस Q1 5 टाइम T2 अपना यहाँ पे है 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। तो एवरेज करंट हमें मिलता है यहाँ पे 16 माइनस 5 11 अपॉन 1, यानी 11 एम्पियर। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए एवरेज हमारा आएगा 11, राइट। और अगर आपको मान लो पूछ लेते कि 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करो,
तो हम एक साथ डिफरेंशिएशन करते, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी 2t प्लस 3t स्क्वायर। 2t का डिफरेंशिएशन आता 2, यहाँ 2 आगे आ जाता, 3 टू 6t, राइट। और हमें पूछा होता अगर 2 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस करंट, तो हम यहाँ पे 2 रख देते, 6 टू 12, 12 प्लस 2 14, तो 2 सेकंड के लिए इंस्टेंटेनियस आता 14 एम्पियर। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के बीच में क्या डिस्टिंग्विशन है, क्या डिफरेंस है, वो आप पता कर सकते हो। अब हम और 2 क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, ओके, और आपको और क्लियर कराते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरह से करने होते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और हम उसको सॉल्व करते हैं, और फिर हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि करंट डेंसिटी क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है और करंट डेंसिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो अब आपसे हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। यस सर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं अपना एक दूसरा क्वेश्चन। चार्ज हमें बता रखा है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, और हमें पूछा है कि 5th सेकंड के लिए करंट कितना फ्लो करेगा। ऑप्शन लिख लेते हैं, 9 एम्पियर, 49 एम्पियर, 53 एम्पियर और 0 एम्पियर। तो कितना पप्पू क्वेश्चन है ये भी, है ना। हम क्या करेंगे, पहले डी क्यू बाई डी टी जो कि आई कहलाएगा, डायरेक्ट करूंगा मैं, 2 आगे आ जाएंगे, 10t प्लस 3t में t के रिस्पेक्ट में करें तो dt बाई डी टी कैंसल, यानी कि 3, और यहाँ पे तो कोई t है ही नहीं, यानी कि 1 हमारा कांस्टेंट भी ये कर रहा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 आता है, ओके। तो आई हमें मिल गया 10t प्लस 3, और हमें पता करना था 5th सेकंड के लिए, तो 5 रख देंगे, तो 5 इंटू 10 50 प्लस 3 53 एम्पियर, यानी करंट हमारा यहाँ मिल जाएगा कितना, 53 एम्पियर। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्यू इक्वल बता रखा है 80 माइनस बीटी स्क्वायर, हमें पूछा है मैक्सिमम करंट थ्रू रजिस्टर आर एट विच टाइम, कौन से समय पे रेजिस्टेंस में से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ऑप्शन है ए बाई टू बी बाई ए स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर, ए क्यूब बाई बी, राइट। अब यहां पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो डी क्यू बाई डी टी हमारा हो जाएगा आई ए टी का ए माइनस 2bt, ओके। हमें यहां बोला गया है मैक्सिमम थ्रू रजिस्टर, मैक्सिमम करंट थ्रू रजिस्टर, राइट। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, डिफरेंशिएशन जब 0 होगा तभी मैक्सिमम होगा ना। ए माइनस 2bt, माइनस 2bt को हम इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 2bt इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे t हमारा हो जाएगा a अपॉन 2b, यानी इस समय पे जब वैल्यू समय की अपनी a अपन 2b आएगी तब हमारा करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर, राइट। तो इस तरह से हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बोला था कि हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ी हमें यहाँ पे, वो पहले हम देखेंगे, और फिर हम स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी क्या है, और 2 जेई में आ चुके उसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन जेई के हमारे 2022 में आ चुके हैं, ओके, और किस तरह से सॉल्व किया जाते हैं उनको वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं टाइटल लगा देता हूँ पहले हमारा यहाँ पे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ओके। हमारा ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो पूरे क्रॉस सेक्शन में से पास करेगा, जो चार्ज होंगे वो कहाँ से कितने करेगा पता ही नहीं चल पाएगा, ओके। इसीलिए करंट जो है वो हमारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, तो कि स्केलर क्वांटिटी है, राइट।
क्योंकि वो उसको मैक्रोस्कोपिक माना जाता है। मैक्रोस्कोपिक यानी पूरे क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल रहे हैं। तो हम ऐसा थोड़ी डिफाइन कर सकते हैं कि नीचे की तरफ से इतने हैं, बीच में से इतने हैं, ऊपर से इतने हैं। बिल्कुल हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको मैक्रोस्कोपिक डोमेन माना गया है, राइट। अब अगर हमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन की जरूरत पड़ जाए, राइट, हमें मान लो आपको डिफाइन करना है कि इतनी जगह में से ही इतने छोटे से एरिया जो है एरिया डीए, उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो अगर हमें पता करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है करंट डेंसिटी की, राइट। तो अगर करंट डेंसिटी एकदम सिंपल तरीके से मैं डेफिनेशन लिखूं तो करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। पर्टिकुलर एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये मान लो इतना एरिया है, उसकी डायरेक्शन एन कैप मान लेते हैं, और करंट भी हमारा इसी तरफ से फ्लो कर रहा है, ओके। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ऑलवेज directed in direction of electric field। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होगी। तो करंट डेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में ऐसा भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट जिस तरफ जा रहा होगा उसी तरफ हमारी करंट डेंसिटी भी रहेगी। अब देखो, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उसको एरिया कैसा होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके। इलेक्ट्रिक करंट इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि हमारा जो ये कंडक्टर है, ये उसको मैं यहां से ऐसे कट कर दूं, मान लो ऐसे मैं कट कर दूं यहां से, राइट। हमने इस तरह से उसको कट कर लिया। अब यहां से अगर हम उसको कट कर लेंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो जो एरिया पहले इस तरफ आ रहा था अब वो आएगा यहां पे, राइट। और करंट हमारा फ्लो कर रहा होगा इस तरफ, है ना, करंट हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा होगा, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। तो ये जो ए है दैट इज नाइदर ऑन एक्स नॉर वाई, तो उसका यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा ए कॉस थीटा। तो जब भी अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट परपेंडिकुलर नहीं है क्रॉस सेक्शनल एरिया के, राइट, एरिया जो अगर परपेंडिकुलर नहीं है करंट के तो हम उसका कंपोनेंट लेंगे, ओके। इफ एरिया वेक्टर is not perpendicular, then assume or take component of area। तो हम क्या करेंगे, एरिया का कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, ओके। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो हम उसका कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, ओके। अब देखो हम इसको थोड़ा डिराइव करते हैं। करंट डेंसिटी जिस तरह से हमने डिफाइन करा है, तो यहाँ पे हमने एकदम माइक्रोस्कोपिक जगह पे लिया है। मान लो ये ब्लू कलर का रीजन है, उसी जगह पे तो स्मॉल एरिया है, और वहां पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो भी कितना होगा, करंट पर यूनिट एरिया है, सॉरी, डी आई अपॉन डी ए, इस तरह से। अगर मैं एरिया को यहाँ पे ले लेता हूँ तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, जे डी ए, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और करंट स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। दो वेक्टर का अगर स्केलर प्रोडक्ट हो तो यहाँ पे अपना डॉट आता है, राइट। और जैसे ही हम डॉट को रिमूव करेंगे हम यहाँ पे लिख पाएंगे कॉस थीटा, ओके। अगर दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे
डी ए कॉस थीटा। मान लो दोनों की डायरेक्शन सेम है अभी, तो इंटीग्रेशन डी आई हो जाएगा, जे को हम बाहर निकाल देते हैं और इंटीग्रेशन एरिया करने पे उसका जो भी एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो मानेंगे उसको ए। तो हमारा फॉर्मूला आ गया जे इज इक्वल टू आई बाई ए, जो हमने डिफाइन किया था, ये रहा। करंट डेंसिटी इज डिफाइन एज करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया पासिंग थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं जे इज इक्वल टू आई बाई ए। और फ्रेंड्स जब भी एंगल बता रखा हो या आई कैप जे कैप वाला फॉर्मेट हो तो आप ये ले लो आई इज इक्वल टू जा, आई इज इक्वल टू जा, राइट, जे डॉट ए। और अगर हम डॉट निकाल देंगे तो जे ए कॉस थीटा। इस तरह से आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का कि आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, जे ए कॉस थीटा हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। ओके, अब अगर हम ले लें उसका फॉर्मूला तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, यहां पे अपना आ जाएगा करंट जो कि एम्पियर में होगा और एरिया क्या आएगा मीटर स्क्वायर। यहां हम उसका यूनिट डिफाइन कर रहे हैं, उसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो उसका यूनिट आएगा अपना एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, राइट। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिफाइन कर लें, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, A1 L माइनस टू, यानी कि M0 L माइनस टू T0 A1, ये अपना डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। और क्वांटिटी अपनी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो अब आपको पूरा आइडिया आएगा कि इस तरफ क्रॉस सेक्शन हो तो एंगल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो परपेंडिकुलर एरिया है उसी के थ्रू करंट पास हो रहा है। ओके, तो अगर हमारा इस तरह से सिलेंडर है तो एरिया वेक्टर इस तरफ बनेगा और करंट भी इसी तरफ जा रहा होगा। तो अगर दोनों का एंगल सेम हो गया है तो फिर हम cos 0 ही लेंगे, और cos 0 अपना क्या आ जाएगा 1। तो I इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा जे ए, I इज इक्वल टू अपना हो जाएगा जे ए, राइट। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से फॉर्मूला ले लेंगे। अब फ्रेंड्स यहां गलती कहां होती है वो मैं आपको बताता हूं। मान लो इस तरह से हमें क्रॉस सेक्शन बता रखा है, राइट, और हमें यहां पे एंगल बता रखा है, ये एक्सिस के साथ एंगल यहां 30 डिग्री बन रहा है, राइट, इस तरह से बता रखा है, इस तरफ अपना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और इस तरह से हमें बता रखा है और ऑप्शन बता रखे होंगे। मान लो जे बता रखा है 10 एम्पियर इंटू, ये अपना यूनिट आया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू -2, और करंट बता रखा हो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और आपको पूछा कि कितनी वैल्यू आएगी तो आप फटाक से बता दोगे, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शन ऐसे कटा हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन ऐसे है तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट, राइट। एरिया वेक्टर उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, यानी एरिया वेक्टर अपना यहाँ पे आएगा। तो एक्चुअल में हमें करंट और एरिया का एंगल लेना है तो ये एंगल लेना होगा। तो रेड और ब्लू के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे तो ये एंगल अपना आएगा 60। तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे लेना होगा I इज इक्वल टू जे ए, सॉरी यहाँ एरिया बता रखा है 5 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमें लेना होगा I इज इक्वल टू जे ए कॉस 60, तब जाके हमें करंट की वैल्यू मिल पाएगी 10 इंटू 5, और कॉस 60 अपना हो जाएगा 1/2। ओके, तो 2 5 10 और 5 5 25 एम्पियर। इस तरह से हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू 25 एम्पियर मिल जाएगी, राइट। तो इसी तरह से आपको ये यूज करना है। मैं आपको एक आई कैप जे कैप वाला क्वेश्चन यहाँ करा देता हूँ कि आई कैप जे कैप आपको करंट डेंसिटी के फॉर्म में अगर बता रखे हों तो उसका क्वेश्चन किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है करंट डेंसिटी की, उतनी चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट होगी अगर कोई क्वेश्चन आपके लिए आता है तो। आगे जाके हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, उसका और इसका रिलेशन, करंट डेंसिटी का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताता हूँ। मान लो जे वेक्टर में बता रखा है, मान लो जे वेक्टर में बता रखा है 10 मीटर स्क्वायर, 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 10 मीटर
3 इंटू 10⁴ जे कैप एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे एरिया हमारे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पता करना है इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो हम क्या करेंगे, J इज इक्वल टू सॉरी I इज इक्वल टू J डॉट ए। ओके, तो J हमारा कितना है 3 10⁴ J कैप डॉट एरिया हमारा है 2I कैप प्लस 3J कैप, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो मीटर में होना चाहिए, तो 1 ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर -4 मीटर ⁻1 का मीटर ⁻2 यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो आप, हमें पता है डॉट प्रोडक्ट, आप 11 में पढ़ चुके हो कि डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट तो 0 होता है, सॉरी हाँ, J डॉट आई अपने यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। और J डॉट क्या हो गया होगा, J डॉट J होगा 1, तो यहाँ पे हमें सेम का ही प्रोडक्ट करना है, राइट। तो इसका तो हो नहीं पाएगा, पहले हम करेंगे 3 3 ज़ा 9 10⁻+4 10⁻⁻4 3 3 ज़ा 9 हो गया, J डॉट J 1, राइट। यहाँ एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी, 10⁻+4 -4 कैंसल, तो करंट हमारा आ गया 9 एम्पियर। ओके, तो हमें पता है कि आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों। तो अगर आपने 11 में सही से नहीं किया हो तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रूल हमने लगाया कि अगर डिफरेंट डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट हो, J डॉट आई हो तो 0 आता है, और सेम हो तो 1 आता है, यानी हमें J कैप वाले को सिर्फ J कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो हमने I को रहने दिया। ओके, J को ही किया तो आंसर अपना कितना आया 9 एम्पियर। अब मैं इसको मिटा के 2 J के क्वेश्चन लिखता हूँ फ्रेंड्स, और उन दोनों को हम सॉल्व करते हैं और हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला अपना JEE मेन 2022 का क्वेश्चन ये, दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें बोला कि कंडक्टर है जिसका रेडियस यहाँ पे 4 mm बता रखा है, राइट, 4 mm है, तो हमें क्या करना है, उसकी करंट डेंसिटी बता रखी है 10⁻⁶ एम्पियर इंटू मीटर -2 यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। रेडियल डिस्टेंस अपना यहाँ पे है यहाँ तक का R और यहाँ तक का आधा R/2, राइट। उनके बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो वो बता रखा है x पाई एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से थोड़े दूरी पे एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अज्यूम करेंगे, छोटा सा एकदम हल्का सा। ओके, तो अपना फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पे I इज इक्वल टू जा। ओके, तो पहले तो J करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I अपॉन एरिया DA, तो I इज इक्वल टू J DA cos थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, कॉस अपना 0 हो जाएगा, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन J, यहाँ पे अगर DI/DA लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन DI हो जाएगा, J DA cos 0 अपना यहाँ पे 1 आ जाएगा। I इज इक्वल टू, यहाँ हमारी लिमिट क्या रहेगी, R/2 से R तक हमें करना है, राइट, R/2 से R तक हमें करना है। J हमारे कांस्टेंट वैल्यू बता रखी है, एरिया यहाँ पे हमारा आएगा 2πRH, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है x, अज्यूम कर लेंगे x डिस्टेंस पे हम एक रिंग मान लेते हैं, छोटा सा क्रॉस सेक्शन, और उसका विड्थ मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं dx जितना, इस तरह से ये अपना dx है, और ये जो है वो x डिस्टेंस पे है, राइट, तो इस तरह से मिल जाएगा। अब इसमें से कांस्टेंट कौन है, J बता रखा है, डॉट तो मैंने cos 0 रख दिया है, J बता रखा है 10⁻⁶, तो J बाहर निकल जाएगा, 2π भी बाहर निकल जाएगा, x dx R/2 से R। J अपना कितना है 10⁻⁶, 2 3 पॉइंट, पाई को पाई रहने दे दो बिकॉज हमें यहाँ करंट बता रखा है, x का यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 R/2 से R, राइट। करंट हमारा यहाँ पे है x पाई एम्पियर 10⁻⁶ 2 पाई R²/2 माइनस, एक काम करते हैं यहाँ पे पहले 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, और x² R/2 R, राइट। तो पाई पाई कैंसल, 2 2 कैंसल,
x 10⁻⁻6, r की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 10⁻⁶ r² माइनस r²/4, तो 10⁻⁶ 4 r² माइनस r²/4, 10⁻⁶ 3 r²/4। अब हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू बता रखी है। r की जो वैल्यू है 4 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को जब हम मीटर में करेंगे तो -3 मीटर आएगा, यानी 4 का 16 और -3 का स्क्वायर -6, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, प्लस 6 माइनस 3 कैंसल, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? 12, ये रही 12, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। अब देखो ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम रेडियस बता रखी है 4 मिलीमीटर, तो 4 10⁻³ मीटर कर देंगे। हमारा करंट डेंसिटी ये है 4 10⁻6 एम्पियर इंटू मीटर -2, सॉरी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलते तो इस तरह से, राइट। और उसी डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस पे हमें यहाँ पे अब करंट फाइंड करना है पाई के मल्टीपल में। तो अब मैं वापस ये प्रोसेस नहीं करूंगा, डायरेक्ट हम इसी तरह से ले लेंगे, यही तो है क्वेश्चन। तो क्या कर लेंगे, I इज इक्वल टू J, राइट, और एरिया अपना हो जाएगा पाई r1² माइनस पाई r2², ओके। I इज इक्वल टू, ये अपना यही फॉर्मूला है IJA, राइट। ए अपना डेल्टा के फॉर्म में है यहाँ पे, क्योंकि पर्टिकुलर रेंज में फाइंड करने को बोला है, रेडियल डिस्टेंस बता रखा है इसलिए। तो J पाई कांस्टेंट r1² माइनस r2², ओके। यहाँ पे ऑप्शन माइनस में दे रखे हैं इसलिए मैं r1 माइनस r2² कर रहा हूँ। तो J अपना कितना है यहाँ पे 10⁻⁻6, 4 इंटू पाई की वैल्यू में मल्टीपल में लाना है तो ऐसे ही रखता हूँ। r बता रखा है हमें r/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस r2 है r2², तो 4 10⁻⁶ पाई r²/4 माइनस r², तो 4 पाई 10⁻⁶, ये 4 अपना इधर ले लेंगे तो r² माइनस 4 r²/4 I 4 पाई 10⁻⁻6, ये -3 r²/4 आ जाएगा, ओके। तो वापस 4 4 कैंसल, 10⁻⁶ माइनस 3, r हमें बता रखा है 4 10⁻⁻3, तो 4 का 16 स्क्वायर हो जाएगा, और -3 का इंटू 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 कैंसल, और 16 3 जा 48, राइट। और पाई तो जो था वो तो है ही, ये रहा एम्पियर, यानी -48 इंटू पाई एम्पियर, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ के ऊपर होगा, राइट। तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है अच्छे से, और नोट्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।